स्वच्छता जीवन की बनाए रखना, यही धम्म है जनमानस हित में अंतर मन से जुड़ना, यही धम्म है। जय भीम नमो बुद्धाय साथियों, वॉइस ऑफ बुद्धिज्म में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पूरे भारतवर्ष में जो हमारे अनगिनत जातियों में जो समाज बटा है, तो इसका एक इतिहास है और इस इतिहास की जानकारी पाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको हम जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं, तो शायद आप इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, वॉइस ऑफ बुद्धिज्म ये अपना कुछ चैनल है, अपना चैनल है। बौद्धों की आइडेंटिटी सामने लाने की कोशिश कर रहा है, या बौद्धों की जो हिस्ट्री है, ये सारी हिस्ट्री लोगों के सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लोगों तक शेयर भी कर लीजिए। तो आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं भारतवर्ष में जो जातियाँ हैं, तो ये जातियाँ आखिर है क्या, तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे, ताकि हमें भी ये पता चल सके कि आखिर ये सारी बातें जो है ये आज तक हमारे सामने क्यों नहीं आई हैं, क्यों हमें ये सारी बातें बताई नहीं गई है। तो मोस्ट ऑफ हम ये सारी बातें सीखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्राचीन बौद्ध लिपियों में बहुत सारे शिलालेखों में उन लोगों के बारे में जानकारी आती है जो हमारे प्राचीन पूर्वज है। तो क्यों ना हम इस बात पर ही गौर करें और इस बात पर ही देखने की कोशिश करें, ताकि आप लोगों को भी ये सारी बातें समझ में आएंगे। तो मैं आज इसके बारे में बात करने की कोशिश करता हूँ। जो हमारा प्राचीन भारत है, प्राचीन भारत की जो बौद्ध सभ्यता है, तो इन बौद्ध सभ्यताओं में बहुत सारी बातें, यानी कि बहुत सारे व्यापारियों की श्रेणियाँ होती थी। तो वो व्यापारी की श्रेणियों को निगम कहा जाता था, या उस श्रेणी के बारे में आज हम बात करने की कोशिश। तब मैं आपको पहले कितनी सारी श्रेणियां थी इसके बारे में, लगभग जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो कुल मिलाकर 64 श्रेणियां हमें देखने को मिलती है, यानी कि 64 व्यापारों की श्रेणियां होती थी। और वहाँ में बहुत सारी श्रेणियों की मैं आपको नाम बताने की कोशिश करता हूँ। तो जैसे कि गंधिक नाम की श्रेणी है। तो ये जो गंधिक नाम की श्रेणी क्या है, वो जो सुगंधित द्रव्यों का व्यापार करने वाले लोग थे, उनकी एक व्यापारों की श्रेणी थी, यानी कि उनके व्यापारों का एक संघ था, उसको गंधिक कहा जाता था। उसके बाद वड़की यानी कि जो सुतार काम करते हैं, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि वो लकड़ी का जो काम करते हैं, तो लकड़ी में काम करने वाले लोगों को उस समय वड़की कहा जाता, तो उनका एक व्यापार का संघ रहता था। उसके बाद कोनाचिक श्रेणी है। उसके बाद वसककार श्रेणी है। ये जो वसककार श्रेणी है, ये जो बांबू रहते हैं, इस बांबू का काम करते हैं, तो उनकी एक बड़ी श्रेणी हुआ करती थी। उसके बाद कांस्यकार नाम की एक श्रेणी है। ये जो श्रेणी है कांस्यकार, ये कांस्य धातु के व्यापार, कांस्य धातु से जो भी सारी चीज़ें हैं, यानी कि जो भी सारे अवशेष, जो भी सारी चीज़ें वो बनाते थे, तो कांस्य धातु के जितने सारे बर्तन हैं, या कांस्य धातु के कोई कांस्य धातु में कुछ चीज़ बनाई है, तो वो कांस्य धातु का व्यापार करते थे। उसमें कांस्य धातु से वो लोग कोई नई नई चीज़ें बनाते थे और उसका व्यापार करते थे। उसके बाद धानिक श्रेणी है। ये जो धानिक श्रेणी है, ये धान्य का व्यापार करता था, यानी कि धान का व्यापार करते थे, तो ये श्रेणी है। उसके बाद हालाकी जाए, यानी कि हालाकी ऐसा मतलब ये जो किसान है, तो उसको इस समय में हालाकी माना जाता था। उसके बाद दासक ये जो कोली लोग हैं, यानी कि जो मच्छी मार करते हैं, यानी कि मछली जो पकड़ते हैं या मछली का जो व्यापार करते हैं, तो उसे दासक नाम से श्रेणी का नाम था। उसके बाद कोलीय कनिक ये जो श्रेणी है, ये कोष्टी लोगों की श्रेणी है। उसके बाद उदय यांत्रिक, वो जो उदय यांत्रिक की जो पानी के संबंध में, यानी कि पानी के लिए पानी का व्यवसाय करने वाले, उस समय भी ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। तो पानी का जो यंत्र हुआ करता, पानी पहुंचाने वाला जो यंत्र है, तो उस यंत्र के माध्यम से वहाँ तक पानी हम पहुँचाते हैं। यानी कि जैसे कि आज हम मोटर कहते हैं कि जो मोटर लगाएंगे हम लोग, तो पानी बाहर दूसरी जगह पर भी हम बेच सकते हैं। तो ये श्रेणियों के कुछ काम है। उसके बाद कुलरिक श्रेणी है। ये कुलरिक श्रेणी जो है, इसको कुम्हार के नाम से जाना जाता है। उसके बाद दोस्तों
तिल पिशक श्रेणी है। तिल पिशक यानी कि आज के जो तेली लोग, तेल का व्यापार करने वाले लोग, उसे तिल पिशक कहा जाता था। उसके बाद मालाकार यानी कि जो फूलों का व्यापार करते थे उसको मालाकार से कहा जाता था। लोह वाणिज्य, जिसे लोखंड का व्यापार यानी कि आयन का व्यापार करने वाले को लोह वाणिज्य कहा जाता था। उसके बाद सार्तवाह जो दलन यानी कि हम जो ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करते थे उसको सार्तवाह कहते थे, उस समय सार्तवाह कहा जाता था। उसके बाद हेरनिक यानी कि जो हीरो के व्यापारी थे उसको भी कहा जाता था। मणिकार जो ज्वेलर्स का व्यापारी करते, ज्वेलर्स जो थे उनके मणिकार नाम से पुकारा गया है। उसके बाद ये जो कुछ कारागिर भी है, यानी कि जिन्होंने कारागिर यानी कि जो कारागिर होते थे उनमें से भी शैलवदकी यानी कि जो शैलगृहों की निर्मित करते थे उन्हें, खदरिकी यानी कि जो खोदकाम करते थे उन्हें कहा जाता था, मिथिक यानी कि जो पॉलिशिंग करते थे। अलग अलग श्रेणियों में उस समय की लोगों का व्यवसाय बटा हुआ था। निगम ये जो था ये व्यापारी की बहुत बड़ी निगम, ये व्यापार करने की व्यापारों की एक श्रेणी है। उसके बाद इन लोगों में जो लोग थे उनको सृष्टि, वाणिज्य और सार्तवाह के 3 महत्वपूर्ण माने जाते थे। आज हम जिस बात का गौर जिक्र कर रहे हैं उसमें एक श्रेणी आती है जिसे कुडुबिनीय कहा जाता है, जिसे हम कुडुबिनी यानी कि किसान के हालांकि उसे हालांकि नाम से जाना जाता है। तो पहले उसे हालांकि जाना लगे, उनका एक उपपद आता है कुडबिनीय। आज उसी के बारे में हम जानने के प्रयास करेंगे। तो भारतवर्ष में लगभग हम देखने जाएंगे तो कुनबी नाम की एक जात है। तो जैसे कि गुजरात में जाएंगे तो गुजरात में भी कुनबी नाम की जात है और गुजर कुनबी कहा जाता है उन्हें। डंगी कुनबी है, अंजना कुनबी है, कड़वा है, लेवा है, मतिया है। उसके बाद मोमना है, मराठी कुनबी है, मराठा कुनबी है, कोकनी कुनबी है, काले कुनबी है, तलेहर कुनबी है, खानदेशी कुनबी है, वराडी कुनबी है। ऐसे कुनबियों की बहुत सारी व्याख्या है। तो पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर कुनबी की व्याख्या किसने की है। तो मनुस्मृति का जो 7वां अध्याय है, 7वें अध्याय में 119वां जो श्लोक है वहाँ पे उसको कुल्लू का नाम से जाना गया है। तो इसके आधार पर उन्होंने कुनबी के नाम से, तो उसकी ये क्या होती कि जो उस समय का जो हल चलाते थे तो हल को बैल जोते जाते थे, यानी कि हल को जो बैल जोते जाते थे उसको षडंग कहा जाता है या उसे हम हल कहते हैं आज। तो इसी के नाम पर कुल कहा गया है और उनके 12 बैल को उसे जोता जाता था तो 12 कुल कहा जाते थे। तो लगभग ये सबसे अहम मुद्दा यहाँ पर बताया गया। लेकिन असल में सच्चाई क्या है, तो यही सच्चाई है क्या। तो अगर हम देखने जाएंगे तो वाकई में कुनबी जो है वो किसान खेती से रिलेटेड वर्ड है, यानी कि खेती के रिलेटेड से वर्ड है। तो उसको इस आधार पर जो उस समय के जो कुल थे इन कुलों को कुलपति कहा गया, बाद में उसको कुलवई कहा गया, कुलविन कहा गया, बाद में हम कुनबी इसे कहते हैं। लेकिन ये जो है ये कोई जात नहीं है। तो ये जाति के आधार पर इसे अगर देखते हैं तो इसका पूरी तरीके से हम इसका हिस्ट्री नहीं समझ पाएंगे। लेकिन जब इसको हम इतिहास के आधार पर देखेंगे तो हर एक बुद्ध लेनी में, बहुत सारे बुद्ध लेनियों में इसकी हिस्ट्री पाई जाती है। तो मैं आपकी इस बात पर ही मैं आपको हिस्ट्री बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जो प्राचीन शिलालेखों में इनका नाम आया है या कुनबी क्या है तो इनका नाम आया है। तो पहले हम कुनबी कहाँ पर है और इनकी कितनी सारी जातियां हैं ये भी हम समझ, जातियों में कितनी जातियों में विभाजित है ये भी हमने अभी जस्ट हमने देखा कि कुनबी कहाँ पर है। जैसे कि ये कुनबी जो है ये लेवा पाटीदार के नाम से भी जाने जाते हैं। उनकी जो कुनबियों की जो लिस्ट है उनमें अंजना है, डांगी है, गुजर है, कड़वा है, लेवा है, मातिया है, मोमना है, पट्टानी है और उड़ है। ये जो लेवा और कड़वा ये जो जाति है इनमें आपस में रोटी व्यवहार तो होती है लेकिन बेटी व्यवहार होते नहीं, यानी कि रोटी बेटी का व्यवहार यहाँ पर होता नहीं, तो उनके अलग अलग है। उसके बाद गुजराती कुनबी जिसे गुजर कुनबी कहा जाता है, तो वहाँ पर भी अमरा, भीमो, छोटा, दलसुख, हीरा, पुंजा वाला वगैरह वगैरह बहुत सारी जाति है। उनमें से भी उनके आगे भाई, दास, लाल, चंद ये उपपद लगाए जाते थे। उसके बाद हम देखने जाएंगे तो उनकी जो औरतें थी उनको तो अम्बा, बेना, दाही, दिवाली, कुनूर, लाडू, मेघा, रूपाड़ी, तेजा इस नाम से भी जाने जाते। तो लगभग ये सारी ये थे। और इनका जो महत्वपूर्ण काम क्या था, तो ये सारी
कुनबी जातियों का हिस्ट्री में हम पाया जाते हैं हमें। तो ये खेती करने वाले लोग हैं और खेती कर ये सिर्फ खेती नहीं करते थे, तो ये लोग भारतवर्ष में ही नहीं तो पूरे दुनिया में रोम तक, ग्रीक तक ये लोग व्यापार करने के लिए जाते थे। तो ये क्या करते थे, व्यापार क्या करते थे? तो जो खेती में जो अनाज बोते या खेती में जो धान लेते थे या जिस तरीके का उत्पन्न वो लेते थे, तो यही सारा उत्पन्न या यही सारी जो खेती में उगाने वाले जो अनाज है, अलग अलग तरीके की खेती की जाती थी और वो जागतिक यानी कि वर्ल्ड के बाजार में बेचते थे, यानी कि उसकी व्यापार करते थे, उसका व्यापार करते थे। तो यही सबसे महत्वपूर्ण बात थी उनका। और हम जब ये सारी चीज़ें देखने के बाद कुनबी ये संज्ञा बहुत बड़ी लंबी है और आज हम उसे ओबीसी कैटेगरी में देखते हैं, लेकिन इनका जो हिस्ट्री पाया जाता है वो लिखित तौर पर है। और लिखित तौर पर क्यों है तो इसके बारे में जानकारी, क्योंकि ये सारे के सारे लोग भगवान बुद्ध के धम्म के उपासक थे। मैं उपासक क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। आप लोगों को भी ये समझना कि आप लोगों को भी ये समझना चाहिए कि आखिर ये जो मैं बात आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ तो आखिर ये है क्या और क्यों इसे ये सारी चीज़ें बताई जाती है, क्यों इसको ये सारी बातें कही जाती है। तो जस्ट मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ और आप भी इसको समझने की कोशिश करेंगे तो और भी बेहतर होगा, क्योंकि हमारा जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री में पाया जाता है क्या है क्या नहीं है, वो सब हमें हिस्ट्री में पाया जाता है। तो मैं आज आपको उस हिस्ट्री में लेकर चलता हूँ। प्राचीन भारत में जो बौद्ध अनुयायी थे उनमें से एक ये भी व्यापार करने वाले लोग थे और ये भी भगवान बुद्ध के उपासक थे। तो जब हम हिस्ट्री में आगे निकलते हैं तो ईसा पूर्व यानी कि ईसा पूर्व ईसा 5वीं और 6वीं शताब्दी में भगवान बुद्ध ने धम्म की देशना, धम्म दुख मुक्ति का मार्ग हर जन जन तक फैलाया। जब भगवान बुद्ध ने सारे लोगों को दुखों का मुक्ति का मार्ग दिया तो सारे लोगों ने वो मार्ग को स्वीकार किया और उस मार्ग पर चलते लोग दुख से मुक्त होने लगे। उसी समय सारे लोगों ने जनमानस तक ये सारी बातें फैल चुकी थी। तो उस समय में जितने सारे लोग व्यापारियों की 64 श्रेणियाँ हैं, ये 64 श्रेणियों के सभी लोग उस समय बौद्ध धर्म के आचरण करने वाले लोग थे। तो उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा और ये लोग नागवंशी लोग हैं, ज़्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा कि ये नागवंशी लोग हैं। तो इन्होंने भगवान बुद्ध के धम्म के लिए बहुत सारे लेनियों का निर्माण किया, भगवान बुद्ध के स्तूपों का निर्माण किया। जो उस समय के राजा महाराजा लोग थे, सम्राट थे, उनको इन्होंने सहाय्य किया, यानी कि साथ दी। तो महाराष्ट्र में भी ऐसी मैं आपको एविडेंस देने के तौर पर बहुत सारे महाराष्ट्र के लेने पर आपको इस नाम का जिक्र किया जाता है। जैसे कि मैं पहले आपको शिलालेख के बारे में जिक्र करूंगा कि आखिर मैं इस बात को प्रूफ कैसे दे सकूँ या इस बात का प्रूफ क्या है कि कुनबी जो है ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। तो इसका एक हिस्ट्री है। तो हिस्ट्री में लिखित तौर पर 2000 सालों का लिखित इतिहास और लिखित एविडेंस हमें प्राप्त होता है हर एक बुद्ध लेनी में। तो मैं पहले बुद्ध लेनी का नाम बताने की कोशिश करता हूँ। जो महाराष्ट्र के पुणे जिले में मावल प्रांत है, इस मावल में शेलारवाड़ी के नाम से लेनी को जाना जाता है। इस लेनी को घोरावड़ेश्वर से भी नाम से जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने वहाँ पर शिव जी का मंदिर बनाया और बुद्ध का स्तूप नष्ट कर दिया है। तो मैं आपको बस वही उसके बारे में बताने की कोशिश करता हूँ। तो वहाँ पर आप जैसे कि जो बड़ा चैत्यगृह था उसके बाजू में एक भिक्खु निवास है और उस लेनी क्रमांक 8 है। उस लेनी क्रमांक 8 में एक बाहर एक जो हम कह सकते कि पानी का एक टंकी है और उस पानी की टंकी के ऊपर एक भिक्खु निवास है और उसके ऊपर एक शिलालेख लिखा है। शिलालेख क्या है मैं आपको पढ़ने की कोशिश करता हूँ। सिद्धं धेनुकाकडे वाथवस हलकियस कुडुबिकस उसबनकस कुडुबिनीय सियगुतनिकाय देय धम्म लेन सह पुतेन नंद गहपतिनो सहो। अभी ये जो शिलालेख है, ये शिलालेखों में स्पष्ट तौर पर उसके बारे में जिक्र किया है जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो क्या लिखा है, धेनुकाकटा यानी कि जो आज का जो डहानू एरिया है, यानी जहाँ डहानू शहर है, उस शहर में रहने वाला वास्तव्य करने वाला जो शेतकरी यानी कि जो किसान है, जो किसान खुद को कुडुबिकस यानी कि कुनबी कहता है, उस कुनबी शेतकरी का नाम है
ऋषभनकस, आज उसका नाम आता है ऋषभनाक। तो दहानू शहर में रहने वाला किसान कुनबी ऋषभनाक, इसकी पत्नी, उसको कुडुबिनीय कहा है, वो खुद को कुनबिन कहती है, उसका नाम है सियगुतनिका। ये सियगुतनिका ने इस लेनिक का धम्मदान दिया है। वो अपना लड़का नंद गृहपति सहो, यानी कि नंद जो है वो गृहपति है। गृहपति यानी कि व्यापारों का प्रमुख है। इस व्यापार, ये जो कुनबी नाम की जो व्यापारों की श्रेणी है, इस व्यापारों की श्रेणियों का ये प्रमुख है। उस समय के व्यापारियों की श्रेणी का, यहाँ उस एरिया का वो प्रमुख है। और उसने अपने माता के साथ इस लेनी का दान दिया है। अभी दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें साफ तौर पर लिखी है कि वो कुनबी है और उसके नाम पे आने वाला शब्द है नाक। नाक उसी लोगों के पीछे लगा हुआ है जो खुद को नागवंशी मानते थे। और उसके आधार पर हमें ये देखा जाता है कि जो ये लोग हैं, जो ये किसान है, ये किसान खुद को कुनबी कहता है, यानी कि वो कुनबी है, उसकी बीवी भी कुनबी है। ये प्रूव करता है कि कुनबी जो है ये जात नहीं है, कुनबी ये व्यापारों की श्रेणी है। जो किसान खेती में जो अनाज बोते हैं या अनाज उगाते हैं, उस अनाज की बिक्री करने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी। और अनगिनत आप कानेरी बुद्ध लेने पर जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको कई जगह पर शिलालेख पाएंगे, और उस शिलालेखों में भी बहुत सारे लोगों को कुनबी कहा जा गया है। तो ये जो कुनबी शब्द है, ये प्राचीन काल में किसी जाति का नाम नहीं है, ना ही ये तो समाज का नाम है। ये उस लोगों का नाम है जो लोग उस चीज़ों का व्यापार करते थे। तो अनाज का व्यापार करने वाले लोगों को इन 30 तरीके की, जो किसान में खेती में जो उगाते हैं उनका व्यापार करने वाले लोगों को यहाँ पे कुडुबिनस कहा गया है, कुडुबिकस कहा गया है। तो दोस्तों यही कुनबी लोगों की हिस्ट्री है। अभी ये तो सीधी तौर पर इसने धम्मदान किया है। अगर आप ये कहेंगे तो ये जो श्रीयगुप्तनिका है, इसका लड़का गृहपति है जो खेती का व्यापार करता है। अभी आप समझने की कोशिश कर लीजिए हम कहाँ पर है। अभी हमारे जितने सारे जो किसान भाई है, ये किसान भाइयों के आज के जो हालात है, इसके जिम्मेदार वो खुद है, क्योंकि उन्होंने अपनी हिस्ट्री को पढ़ा नहीं है, उन्होंने अपनी हिस्ट्री को कभी जाना नहीं है। इसलिए मैं ये कहूँगा कि अगर आपको इस मार्ग पर चलना है तो ये भगवान बुद्ध का दिया हुआ दुख मुक्ति का मार्ग आपको आगे लेकर जा सकता है, आपको आगे लेकर धम्म के मार्ग पर, प्रगति के मार्ग पर, दुखों से मुक्त करने वाला मार्ग है। तो यही आज की वीडियो में हमें बताना था, और मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है कि कुनबी जाति का इतिहास क्या है। तो कुनबी साफ तौर पर भगवान बुद्ध के अनुयायी थे, भगवान बुद्ध के उपासक थे, और वो नागवंशी थे। तो जितने सारे समाज में जो लोग हैं वो हमारा ये इतिहास पढ़े, क्योंकि ये केवल किसी जात का नाम नहीं है, किसी समाज का भी नाम नहीं है, ये व्यापारों की श्रेणी है। अभी भारत में जितने सारे लोग हैं वो खुद की ये व्यापारों की श्रेणियों का अध्ययन करें, तभी तो आपको पता चलेगा कि भगवान बुद्ध के समय में या भगवान बौद्ध विचारधारा जब तक भारत में थी, जिस मार्ग पर लोग चलते थे, तो भारत सुवर्ण कालखंड माना गया है, भारत का सुवर्ण काल माना जाता है। तो इस सुवर्ण काल को पुनर्जीवित करने के लिए आप इस इतिहास को पढ़ने की कोशिश करो, इतिहास को सुनने की कोशिश करो। और मेरी आपसे निवेदन है कि आप इसको सही मायने में, सही ढंग से इसके पढ़ेंगे, तभी तो आपके बारे में पता चलेगा। आज तो मैंने बस एक ही शिलालेख बताया है, जब आप कभी लेने पर जाओगे तो उस लेने का पूरी हिस्ट्री आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो यही लोगों ने भगवान बुद्ध के भिक्षुओं को दुख से मुक्त करने वाला मार्ग बताने के लिए ये धम्मदान दिया हुआ है। ये धम्मदान उस हजारों सालों का एविडेंस है, जिस कालखंड में लोगों को दुख मुक्ति का मार्ग मिलता था तो लोग क्या करते थे, और वो जो लोग हैं वो भगवान बुद्ध के मार्ग पर चलने वाले लोग थे, और वो इसीलिए व्यापारी बने थे क्योंकि उनके लिए ये मार्ग खुला था।
इसीलिए जन जन तक वो आपस में जुड़े, आपस में मैत्री भाव बढ़ा। मैत्री भाव बढ़ने से जाहिर सी बात है लोगों में करुणा पैदा हुई। करुणा पैदा हुई तो जितने जो लोग थे वो अंधकार में पड़े हैं, जो लोग आर्थिक तौर पर निचले हिस्से पर है, निचले पायदान पर है, तो ये धम्म के मार्ग ने उनको उस पायदान से उठाकर इतनी बड़ी हस्ती बनाई कि जो उस समय लेनी का निर्माण करने के लिए अपना योगदान दे सके। इतनी पावरफुल इकोनॉमी क्रिएट करने की जो उस समय का रिवोल्यूशन हम देखते हैं, उस समय का जो हिस्ट्री देखते हैं, तो इतनी पावरफुल इकोनॉमी निर्माण करने वाले लोगों की आज की स्थिति हम देखते हैं तभी बहुत ही दुख होता है, क्योंकि यही लोगों ने अपना इतिहास भूला है। क्यों ना हम उसी इतिहास को फिर से दोहराने की कोशिश करें, तभी तो हमारा इंडिया जागतिक में जिस समय 33% हमारा कंट्रीब्यूशन था, आज हम ज़्यादा भी कर सकते हैं। लेकिन जब तक हमारे मन में मैत्री भावनाएं पैदा नहीं होती है, निचले पायदान पर जो लड़के हैं, निचले पायदान पर जो लोग हैं, उनको ऊपर हमारे बराबर तक नहीं लेकर आते हैं, तब तक हमारे देश का विकास नहीं होता है। और यही धम्म का मार्ग है। इसलिए राजा भवतु धम्मिको, ये राजा को धार्मिक बनना पड़ेगा, राजा को इस धम्म के मार्ग पर चलना पड़ेगा। और राजा को धम्म के मार्ग पर चलाने के लिए जनता को, जो प्रजा है यानी जो लोग हैं, उस मार्ग पर चलने चाहिए। आओ उस मार्ग पर चलते हैं, उस मार्ग पर चलकर इस महान विचारधारा को अपने जीवन में उतारकर दुखों से मुक्त होकर हम आपस में मैत्री करुणा का उदय करते हैं और लोगों को ये सारी बातें बताने की कोशिश करते ही हमारे लोगों को प्रगति के मार्ग पर लेकर चलते हैं, प्रगति के पथ पर लेकर चलते हैं। ऐसे ही साथ में चलेंगे दोस्तों, ऐसे ही जब इस मार्ग का विचार करेंगे तभी तो हमें ये सारी बातें पता चलेगी। तो आज की जो ये कुनबी नाम की संज्ञा थी, तो ये कुनबी नाम की व्यापारियों की श्रेणी हमने देखी, तो उसे किस तरीके से जाति में कन्वर्ट किया यह भी देखा। तो दोस्तों यही हमारी पहचान है, यही हमें सच बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये वॉइस ऑफ बुद्धिज्म, वॉइस जो हमारा बुद्धिज्म का वॉइस है वो हम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसीलिए आपका सपोर्ट की ज़रूरत है दोस्तों। अगर आप इसको सपोर्ट करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बातें पहुंच सकती है। इसलिए मेरे आपसे निवेदन है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर कर लीजिए, कमेंट बॉक्स में अभिप्राय दे दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी पता चले कि उनकी हिस्ट्री क्या है। और दोस्तों वॉइस ऑफ बुद्धिज्म को सब्सक्राइब करके लोगों तक शेयर भी कर लीजिए, ताकि हमारी हिस्ट्री हम नहीं बताएंगे तो और कौन बताएगा। हमारी हिस्ट्री जब हम अपनी आंखों से पढ़ेंगे, अपनी बुद्धि से पढ़ेंगे, अपनी बुद्धि से लिखेंगे, तभी तो हमारी हिस्ट्री लोगों के सामने आएगी। तो नहीं तो जिन्होंने हिस्ट्री लिखा है उन्होंने उनका इतिहास छुपाया है। हमें इतिहास छुपाना नहीं, हमें सच बताना है, और सच बताने के लिए वॉइस ऑफ बुद्धिज्म को ज़रूर फॉलो कर लीजिए। और हमारी हिस्ट्री को प्रिजर्व करने के लिए ABCPR टीम को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। एंशिएंट बुद्धिस्ट का प्रिजर्वेशन एंड रिसर्च, ये जो हिस्टोरिकल जो प्लेसेस हैं हमारे, उसके ऊपर काम करने वाली टीम है। जो लेनी संवर्धन से धम्म का संवर्धन करने वाली टीम है, यही एक गोल पर काम करने वाली टीम है जिन्होंने ये तय किया है कि हमारी आने वाली पीढ़ी एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर खड़ी रहेगी, और इसके लिए इनके साथ जुड़ना ज़रूरी है। और दोस्तों आपको ये सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, ये सारी बातें बताने की हम कोशिश करते ही है, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि आप इस काम में सहयोग देना चाहते हैं, अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं, तो दोस्तों आप अपना कंट्रीब्यूशन ज़रूर दे सकते हैं। इसके लिए हमारे www.india.com इस वेबसाइट पर www.india.com इस वेबसाइट पर आपको डोनेट फॉर धम्मा के नाम पर आप इस टीम को धम्मदान कर सकते हैं। और धम्मदान का ये जो सारी हमारे टीम का वर्क चल रहा है, तो आप इसमें शामिल भी हो सकते हैं। अगर आपको हमारे इस काम के लिए, इस काम को सहयोग देना है, साथ करना है, तो ज़रूर कर लीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये शेयर हो सकती है। और दोस्तों महत्वपूर्ण बात यह है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लोगों तक शेयर जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही नए वीडियो में, और नई जानकारी पाएंगे। अगले वीडियो में हम और इस हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन देखेंगे और किसी एक श्रेणियों का हिस्ट्री पढ़ेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।